aspirants, welcome to coaching classes by Ash. My name is Asha Tiwari and as you people are aware हम लोग क्वेश्चन पेपर 2023 बिहार जुडिशरी का डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने 41 क्वेश्चंस पिछली बार सॉल्व किए हैं पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में कोशिश करेंगे कि बचे हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 is also available to an unmarried woman। अब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंट ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे। इसमें कौन सी बेंच थी जिसने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी दोनों आपकी स्क्रीन पे हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 43। The age of a judge of Supreme Court shall be determined by such authority as may be provided by Chief Justice of India, President of India, Parliament of India या फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जज की एज को डिटरमाइन कौन सी अथॉरिटी करती है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। Which one of the following is known as a habeas corpus case? केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स, एडीएम जबलपुर या फिर कानून सन्याल। तो ये तो बहुत 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 ही मतलब आने वाला क्वेश्चन है कि ये आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका एडीएम जबलपुर से शिवकांत शुक्ला। हेबियस कॉर्पस की बात की गई है। 45 पे आते हैं। 45 कहता है विच वन इज नॉट अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के तहत इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंटरनेशनल, एलआईसी, गो क्रिकेट ऑफ इंडिया एंड ओएनजीसी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 बात करता है which article is related to promotion of cooperative societies? Okay, on your screens everybody, question number 46 and 43B is the correct answer। 43B बात करता है promotion of cooperative societies के बारे में। Next question, again an article वाला question। Which article of the constitution gives constitutional status to the theory of precedence in respect of the law declared by the Supreme Court? 131, 141, 151 या 161? 141 आपके इसका करेक्ट आंसर है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई टू इन द केस ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्जरी या फिर प्रोहिबिशन। हेबियस कॉर्पस के केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 49। The Constitution of India contains 8 schedules, 9 schedules, 11 schedules या 12 schedules? Okay, very 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 easy and the correct answer is 12 schedules। हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्या, जो सामने सामने लिखा हुआ है क्या कहते हैं, जिससे कि एक बार में पेज नीचे आ जाएगा, ज़्यादा बेटर है, राइट? ओके, तो जो सामने इसके लिखा है क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 पे आ जाते हैं कि हु रिमार्क्ड इट इज लॉजिकली इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑल अटेम्प्ट्स टू डू सो आर आर्टिफिशियल? फिलिप्स, हॉलैंड, कीथ या फिर मेटलैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन। During the period of proclamation of emergency, the term of Lok Sabha can be extended for a period of not exceeding 6 months at a time, not exceeding 1 year at a time, not exceeding 2 years at a time या फिर not exceeding 3 years at a time? ओके, पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 50, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। अब आ जाइए आप 53 पे। 53 कहता है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। रूल ऑफ लॉ इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, इट इज एक्सेप्टेड इन ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटी, इट हैज कम टू बी रिगार्डेड एज द मार्क ऑफ अ फ्री सोसाइटी। ये ऑब्जर्वेशंस किसके द्वारा दिए गए? जस्टिस भगवती, जस्टिस खन्ना, चीफ जस्टिस रे या फिर जस्टिस बेग के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 1, 370, 373 या 393? ओके, आर्टिकल 393।
और Esprit de Louis is a book containing the doctrine of separation of powers, written by Montesquieu, was published in the year 1648, 1748, 1848 या फिर 1948. Okay, the correct answer is 1748. Now let's come to question number 55 and question number 58. Okay, so Henry VIII clause relates to removing difficulties, exemptions, inclusion या supply of details. Question number 55. Henry VIII clause जो जोड़ा गया था वो किस लिए जोड़ा गया था? वो difficulties को remove करने के लिए जोड़ा गया था. 58 कहता है कि एक एक क्रैपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1970, ये केस किस चीज से रिलेटेड है? पर्सनल बायस, ऑफिशियल बायस, पेक्यूनरी बायस या बायस टू सब्जेक्ट मैटर. ये केस दोस्तों रिलेटेड है पर्सनल बायस से. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56. बात करता है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ओके ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. मैं पूरा डी तक आपकी स्क्रीन पे लाना चाह रही हूँ, जो कि थोड़ा दिक्कत हो रही है. आगे कौन सा इनकरेक्ट है? पहला है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ओपन टू अटैक ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन. दूसरा है कंडीशनल लेजिस्लेशन इज ओपन टू अटैक ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सेसिव लेजिस्लेशन. तीसरा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन्वॉल्व्स डेलीगेशन ऑफ रूल मेकिंग पावर टू द एग्जीक्यूटिव. एंड चौथा है इन कंडीशनल लेजिस्लेशन लॉ डज नॉट कम इनटू फोर्स इमीडिएटली. Okay, question number 59 on your screens. Which one of the following does not relate to nemo debet esse judex in propa causa? No man shall be a judge in his own case. Judges like Caesar's wife should be above suspicion. Deciding authority must be impartial and without bias. And no man should be condemned unheard. Question number 59 का answer है option number D. No man should be condemned unheard. Okay, next question. Okay, very good. Question number 57. Which one of the following cases has been described or stated as Magna Carta of natural justice? Rich versus Baldwin, Cooper versus Board of Works, R versus Justices या R versus Sussex Justices 1924. Question number 57. ये important question है. और रिच वर्सेस बैल्डविन जो केस है उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ नेचुरल जस्टिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60. वेरी इजी क्वेश्चन. मैंडमस नहीं लाया करता अगेंस्ट हु? द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन या मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय. मैंडमस मतलब वी कमांड, राइट? तो ये किसके अगेंस्ट नहीं लाया करेगा? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉई. 60 क्वेश्चंस डन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. 61. Under the Muslim law, the mother is the guardian of a minor male till he attains the age of 5 years, 6 years, 7 years or 8 years. The correct answer is 7 years. Muslim law के तहत जो मदर है, जो गार्जियन है माइनर मेल चाइल्ड की, तो वो 7 साल तक का माना जाता है. 65 है गिफ्ट टू अ माइनर इज वैलिड if the possession is transferred to the father, mother, brother or sister. तो यहाँ पे ऑप्शन ए है. अब आ जाइए Okay, question number 62. Section 112 of Indian Evidence Act applies to valid marriage, irregular marriage, void marriage या फिर none of the above. तो question number 62 valid marriage की बात करेगा. और which is not a modern source of Hindu law, precedent, legislation, धर्मशास्त्र या justice, equity and good conscience. अब इसमें पूछा है which is not a modern source of Hindu law. ठीक है, not a modern की बात की गई है, तो ये हमें modern source में नहीं दिखता है. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63. गिफ्ट मेड टू अ नॉन मुस्लिम अंडर मुस्लिम लॉ विल बी वैलिड, इरेगुलर, वॉइडेबल या फिर वॉइड. किसी नॉन मुस्लिम को अगर आपने गिफ्ट दिया है मुस्लिम लॉ के तहत तो वो वैलिड होगा. 67 कहता है एक वैलिड इंडोमेंट कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी कंप्लीट, इट मस्ट बी स्पेसिफिक, इट मस्ट बी डेफिनेट या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. नाउ next, Sunni sect is divided into how many schools? 1, 2 या 3, 4. क्वेश्चन नंबर 64. सुन्नी सेक्ट के 4 स्कूल हैं. इसके लिए मुस्लिम लॉ की पूरी क्लासेस मैंने अपने इसी चैनल पे जिस पे आप ये क्लास देख रहे हैं वो डाल रखी है. तो इनकेस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ करके उसका नाम ही है.
आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रिज नारायण वर्सेस मंगला प्रसाद इज रिलेटेड टू डेट्स, गिफ्ट, पार्टीशन या स्त्रीधन? इट इज रिलेटेड टू डेट। ओके, थोड़ा सा हाँ परफेक्ट। 69 क्वेश्चन नंबर ऑन योर स्क्रीन, ये कहता है कि शास्त्रिक सेरेमनी के तहत हिंदू मैरिज में कितनी शास्त्रिक सेरेमनी होती हैं? 2, 4, 6 की 8? क्वेश्चन नंबर 69 बताएं। 4 है इसका करेक्ट आंसर। 72 कहता है डिक्री और ऑर्डर ऑफ सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस कैन बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड ऑफ व्हाट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? तो सीआरपीसी की बात हुई है तो मतलब आंख मूंद के आप क्या लगाएंगे? सेक्शन 125 जो कि मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन वाइफ की बात करता है, मतलब चिल्ड्रन एंड वाइफ मेंटेनेंस की प्रॉपरली वो बात करता है। ओके, आजा 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 सही से। हाँ हाँ ठीक है, दिख रहे हैं, चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे गाइस बोलता है कि द मदर हैज द कैपेसिटी टू गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन इफ द फादर ऑफ द चाइल्ड इज डेड, हैज सीज्ड टू बी हिंदू, हैज फाइनली एंड कंप्लीटली अग्रीड। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 73. In Vinita Sharma versus Rakesh Sharma 2020, the judgment of the Supreme Court, it was held that for a daughter to have a right to ancestral property, her father has to be alive on the date of amendment of the act, alive on the date of her birth, alive on the date of her marriage, या फिर none of the above. Question number 73, as judgment में ये इस बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो none of the above. ओके, दया भाग स्कूल के बारे में अगर हम बात करें जो कि हिंदू लॉ का है, इसमें सारे हेरिटेजेस क्या हैं? अनऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड, आइदर ए ऑफ बी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्स्ट्रक्टेड की बात होती है। आते हैं 74, सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 authorizes a Hindu to dispose of by his will his self-acquired property, undivided share in मिताक्षरा को पर्सनली प्रॉपर्टी, बोथ ए एंड बी या फिर ओनली ए? तो इसका करेक्ट आंसर है कि बोथ ए एंड बी। अगर विल की बात हो रही है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 30 के अनुसार एक हिंदू अपनी विल के तहत डिस्पोज कर सकता है अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी और अनडिवाइडेड शेयर इन द मिताक्षरा को पर्सनल प्रॉपर्टी एज वेल। ओके ओके, थोड़ा सा ओके, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम लोग ऑप्शंस पे आ जाएंगे। In which of the following judgment Supreme Court held that in lieu of Hindu widow's right to maintenance and virtue of 14(1) of Hindu Succession Act, she is entitled to absolute ownership of the property she is being maintained out of. Okay, तो इसमें तो ऑप्शन चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही इसका आंसर है मुन्नी देवी वर्सेस ललूला। 75 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ना 78 पे हिबा बिल इवाज के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया है दैट कैन बी रिवोक्ड बाय द डोनर बिफोर द डिलीवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ हिबा, can be revoked by the donor after the delivery of the possession of hiba but not before the delivery of ivaz, can be revoked by the donor even after the delivery of hiba and after the delivery of ivaz, cannot be revoked at all under any circumstances. क्वेश्चन नंबर 78, ये रिवोक नहीं किया जा सकता इन तीनों ही या किसी भी सर्कमस्टांस के अंतर्गत। बात हो रही है गिफ्ट बाय हिबा बिल इवाज की। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 ऑन योर स्क्रीन। 76 कहता है शरीयत एक्ट फोर्स में कब आया? क्वेश्चन नंबर 76, 7 अक्टूबर 1937 को। क्वेश्चन नंबर 79, मुतावलीज का क्या रोल है मुस्लिम लॉ में? टू कलेक्ट फंड्स फॉर चैरिटी, टू मैनेज वक्फ प्रॉपर्टीज, टू कंडक्ट रिलीजियस सेरेमनीज या टू टीच इस्लामिक लॉ? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मैनेज करते हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज को। Okay, next question. Find the odd one out. Shafi, Shia, Hanfi, Maliki. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑड वन इसमें हमारे शिया है क्योंकि ये जो बाकी तीन हैं ये मुझे लगता है कि मुझे लगता क्या है ये स्कूल्स ऑफ लॉ में आते हैं, जो मैंने बोला कि मुस्लिम स्कूल्स ऑफ लॉ की पूरी क्लास इसमें है, उसमें आप देख सकते हैं। ओके, सेक्शन 80 की बात आती है वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पर्सनल लॉ एंड द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1980,
The later will prevail. This was held in which case? Nasra Begum versus Rizwan Ali, Hakim Masiuddin versus Abdul Wahid, Pulakkal versus Farhat Abdul Samad या फिर Fatima Bushra versus State of Karnataka. Question number 80 and इसका आंसर है ये. Next question on your screens. Question number 81. Question 81 कहता है during the course of employment is an essential element for strict liability, absolute liability, vicarious liability या फिर no fault liability. तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है. 85 की बात करें, ए अग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल. ये आपके इलस्ट्रेशन में से आया है. ये अग्रीमेंट क्या है? वैलिड है, वॉइडेबल है, वॉइड है या इलीगल है? क्वेश्चन नंबर 85 इलस्ट्रेशन पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इसमें वॉइड आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 82. Walker versus Great Northern Railway is a case relating to injury done due to plaintiff's default, contributory negligence, prenatal injuries या फिर inevitable accident. Question number 82 prenatal injuries के बारे में है. Walker versus Great Northern Railway. Who was the judge in famous case of Hadley versus Baxendale? Okay, ये case तो famous है. Tom Denning, Peter Anderson, Haldane या फिर Edward Alderson. Okay, question number 86. My bet will go for Edward Alderson, which will be the correct answer for sure in this. Now, where were we? Yeah. So, question number 83 on your screens, everybody. Question 83 says, for the case of malicious prosecution, which of the following elements needs to be protected? Interest in person, interest in property, interest in reputation या फिर all of the above. Malicious prosecution की बात हो रही है guys, तो फिर पर्सन, प्रॉपर्टी और रेपुटेशन तीनों की बात है. आते हैं 87 पे. द प्रोविंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, ये बुक किसकी है? ओके, विनफील्ड, लिंसेल, सामन एंड वॉटन. इन क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है. विनफील्ड और सामन में मुझे अक्सर होता है, लेकिन क्योंकि ये प्रोविंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट की बात हो रही है तो ये विनफील्ड की बुक है. कभी कभी विनफील्ड और सामन में मैं भी कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि दोनों ने ही बहुत सारे कोट्स दिए हुए हैं. Okay, next question on your screens. Question number 84. Which chapter of Indian Contract Act deals with the provisions relating to quasi contracts? Chapter 4, 5, 6 या फिर 7? Okay, quasi contracts की बात है. Question number 84. Option number B it is. Question number 88. Damnum fatale relates to fatal injury, act of God, inevitable accident या फिर injury by fault. देखने में नहीं लग रहा था कि ये इसका आंसर होगा, बट यही इसका आंसर है. Next set of questions on your screens. Question number 89. Here it is. Question 89 says, which of the following is a remedy for nuisance? इसमें nuisance की remedy क्या है? Abatement, damage, injunction या फिर all of the above. Which section of the Indian Contract Act provides that the agreement and restraint of trade is void? 24, 26, 27 या फिर 29. ये एकदम रटे हुए sections में से है और इसका आंसर है section number 27. आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 कहता है, which one of the following is a leading case on doctrine of impossibility? Taylor versus Caldwell, Matthews versus Baxter, Edwards versus Carter या Burner versus Haggis. क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पे और इसका करेक्ट आंसर है टेलर वर्सेस कार्डवेल. क्वेश्चन नंबर 94 आपसे पूछ रहा है, who among the following was the judge relating to the case Denhoog versus Stevenson? Lord Atkin, Lord Coke, Lord Denning या Lord Atkinson? 94 Lord Atkinson. Question number 94 will be Lord Atkinson. Atkinson और Atkin में Lord Atkin. Question number 94. Option number 8 is मैं अपनी तरफ से जोड़ूँ, बट इन केस मतलब इफ यू वांट टू रीचेक प्लीज गो फॉर दैट. और अगर होना नहीं चाहिए, नहीं यही सही है, लॉर्ड एटकिन. ओके, 91 पे आते हैं. ठीक है, लॉर्ड एटकिन. हाँ ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डैमेजेस इन कॉन्ट्रैक्ट्स? लिक्विफाइड, अनलिक्विफाइड, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग about the nature of damages in contracts. Okay, we are not talking in tort, we are talking about contracts, so that will be liquefied.
Next question. Question number 95. No fault liability is applicable in the matters of contributory negligence, motor accident claims, where plaintiff is at fault या res ipsa loquitur. No fault liability. Question number 95. मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स में दोस्तों नो फॉल्ट लाइबिलिटी एप्लीकेबल होती है. Question number 92. Which among the following is essential for wagering agreements? Okay, very easy. Uncertain event, mutual chances for gain, loss, parties have no control over the event. या फिर option number D, all of the above. So इसका आंसर मुखन की तरह all of the above. If a newspaper publish a defamatory article written by Mr. X, so who can be sued? Publisher of that newspaper, printer of that newspaper, Mr. X only या फिर Mr. X, printer, publisher and editor. तो जनरल रूल कहता है कि पब्लिशर ऑफ द पेपर को सू किया जाएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 97. व्हाट काइंड्स ऑफ रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट्स? सोशल, मोरल, रिलीजियस या ऑल ऑफ द अबव. देखिए बात की गई है आर नॉट टॉर्ट्स, ठीक है, आर टॉर्ट्स की नहीं, आर नॉट टॉर्ट्स. तो सोशल रॉन्ग्स, मॉरल रॉन्ग्स और रिलीजियस रॉन्ग्स, all of them. Next question 101. Action for defamation can be brought by an individual, a partnership firm, a company, both A and C, individual and a company. Action for defamation can be brought by anybody. So option number D will be okay. Now, question number 98. For vicarious liability, a servant is a person on whom the master has command of what to do and how to do, on whom the master has a command of what to do, on whom the master can hire and fire, या both A and C. Vicarious liability की बात हो रही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा. 102 कहता है whether a man may lawfully shoot his neighbor's tamed pigeon if they are found damaging the crops. Yes, no, depends on circumstances, none of the above. अगर एक पिजन उसके क्रॉप्स को डैमेज कर रहा है तो टॉर्ट में इसको यस की कैटेगरी में रखा गया है और आंसर में भी इसको यस की कैटेगरी में ही रखा गया है. ओके, 99. इंजूरिया साइन डैमनम मींस लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, नो इंजरी या ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 99. इंजूरिया साइन डैमनम मींस लीगल इंजरी विदाउट डैमेज. 103 आपकी बात करता है इनएविटेबल एक्सीडेंट. इसका मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड, अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन और अवॉइडेड, अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कुड हैव बीन फोरसीन एंड अवॉइडेड, बोथ ए एंड बी. एक्ट ऑफ गॉड इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 100 एंड 104 आपकी स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर 100 कहता है डिसीजन इन एशबी वर्सेस व्हाइट फर्दर्स Salmon's theory, Winfield's theory, both A and B, neither A nor B. Winfield's theory. Question number 104. No fault liability का मतलब क्या है? तो सामने ही दिख रहा है फ्रीडम फॉर लाइबिलिटी. तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं. ये हमारा सेकंड पार्ट था और हम लोग थोड़ा ना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, यानी कि ऐसे 10-20 मिनट में फटाफट फटाफट जितने क्वेश्चन हो जाते हैं. तो इसका तीसरा पार्ट आपको मिल जाएगा कल इसी समय पे. तो आज के लिए गाइज इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. कीप ऑन लाफिंग, लविंग, लिविंग एंड ऑल्सो स्टडिंग. Do press the like button if you people like the video, and if you people have any questions, any queries, or if you see any option which you think should be right and I haven't told, hopefully that won't be the case, you can message me in the comment section. Also I have a full playlist of like the CPC, the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, Bharatiya Nyaya Sanhita, and Negotiable Instruments Act, Transfer of Property. If you people have not seen, just go through the playlist and tell me how you liked it or not. So that's all for today, guys. Thank you so much for joining, and I'll see you people tomorrow at the same time. Till then, take care, bye bye, and